हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपकी 11th क्लास के टॉपिक सेट के ऊपर, जिसके अंदर बच्चों हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रहे थे, जिससे संबंधित हमने इंटरसेक्शन और यूनियन और वेनारिक इन तीन बातों का जिक्र कर लिया है। अब बच्चों उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड और जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और रह जाती है, जो है दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर का मतलब बच्चों घटाओ। यहाँ तो यदि आपको a से b माइनस करना हो, यदि आपको a से b क्या करना हो, माइनस करना हो, तो कैसे करोगे? तो बच्चों देखो, जैसा आपने 10th क्लास तक पढ़ा है वो प्रोसेस यहाँ पे नई काम में आएगी। जैसे यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, तो यदि आप ये सोच रहे हो कि b माइनस ए का मतलब जैसे 4 से 1 घटा दो 3, 5 से 2 घटाओ 3, 6 से 2 घटाओ 3, तो ये 3 ऐसा, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सेट मैंने आपको एक स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको भाई सेट में तो आप जो फैमिली होती है आपकी उसका भी आप सेट मान सकते हो एक, लेकिन क्या एक फैमिली से दूसरी फैमिली के जो सदस्य है वो घटाए जा सकते हैं? ये थोड़ा ना वो कम हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसको अंतर ज्ञात करने का तरीका क्या है और वेनारिक के द्वारा इसको कैसे समझेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी, तो बच्चों आज हम उन कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको, तो बच्चों हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। दो समुच्चयों, डेफिनेशन देखिए इसकी, दो समुच्चयों a व b का अंतर। दो समुच्चयों a व b का अंतर a माइनस b, a के उन अवयवों का, a के उन अवयवों का समुच्चय है। दो समुच्चयों a व b का अंतर a के उन अवयवों का समुच्चय है जो b में उपस्थित नहीं है। नहीं बच्चों बात समझ में? दो समुच्चयों a व b का अंतर a माइनस b से डिनोट किया जाएगा। a के उन अवयवों का समुच्चय है जो b में उपस्थित नहीं है, जो b में उपस्थित नहीं है। अर्थात हमें जब एक सेट से दूसरे सेट को घटाना होगा तो सबसे पहला फोकस क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो सदैव पहले वाले सेट के एलिमेंट से ही बनेगा। बाद वाले सेट का कोई भी एलिमेंट हमें रिजल्ट के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पे डेफिनेशन a माइनस बी, a के उन अवयवों का समुच्चय, यहाँ पे b का कोई जिक्र ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो आंसर होगा वो पहले वाले सेट के एलिमेंट का ही बनेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों में क्लियर करने के लिए देखते हैं हम कि मान लिया a कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे 1 2 3 4 5 6, एक बार इतने मान लेते हैं। b बच्चों हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 एंड 6। अब आपको क्या करना है, आपको a से b माइनस करना है। क्या करना है? a से b को माइनस। तो कैसे करोगे? आप क्या लिखोगे? a माइनस b, पहले a लिख दो एक बार, माइनस में b लिख दो, रिजल्ट के लिए देखिए बच्चों अब आप कि इसमें
कौन कौन से एलिमेंट है ए के जो बी के अंदर नहीं है। तो पहले तो जो कॉमन एलिमेंट है वो देख लो। कॉमन एलिमेंट 2, 4 एंड 6। कॉमन एलिमेंट क्या है बच्चों? 2, 4, 6। तो इनको रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा? 1, 3 एंड 5। क्या आ जाएगा बच्चों? 1, 3 एंड 5। आंसर समझ आया? ये होता है बच्चों एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाना, अर्थात उनका अंतर निकालना। अंतर यानी जो अंतर किस वजह से आया है, जो पहले वाला सेट है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। क्या करना है आपको बच्चों? जो पहले वाला सेट है उसके ऊपर फोकस करो और वो एलिमेंट देखो जो बाद वाले में नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करो, उनसे जो कॉमन एलिमेंट है उन पे टिक कर लो, बस बचे हुए सारे आ जाएंगे। अब बच्चों इसको यदि हम एज प्रॉपर्टी के थ्रू समझना चाहें तो सबसे पहले वेन आरेख देखो। इसका वेन आरेख के थ्रू यदि हम इसे समझते हैं तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये मान लिया ए, ये बी। इसका मतलब बच्चों आपको ए और बी को मिलाकर जो सेट बने उनमें से बी नहीं लेना है पूरा पूरा। क्या नहीं लेना है? बी। तो बी देखो, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, आप देखो इस जो सर्कल को, जो बी है, ये थोड़ा सा जो डार्क है, इसको आपको काउंट नहीं करना है ए में। तो बचा हुआ जो ए का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? देखो तो जो आपको स्पेशल पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो आपका रिजल्ट है ए माइनस बी। ठीक है, अर्थात इसको बच्चों यदि मैं ये बोल दूं केवल ए तो भी, या ओनली ए तो भी ये सही है। रीजन भी, इसको अगर ओनली ए या केवल ए बोला जाए तो भी ये सही है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने जितने पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ ए का है, बी का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि आप कोई सोचो यू, तो बच्चों यू तो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर तो सारे आते ही हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यू इसमें नहीं काउंट करना, मेन जो छोटे सेट हैं उनके ऊपर फोकस करना है कि यू के अंदर तो सारे ही आ रही हैं, यू से तो कोई अलग है ही नहीं। तो ए माइनस बी, तो जो ए का बचा हुआ पार्ट होगा वो अर्थात केवल ए। इसकी बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखिए आप। फर्स्ट बच्चों, यदि आपने वेन आरेख को ध्यान से समझा है तो क्या a माइनस बी को a माइनस ए इंटरसेक्शन b यदि लिख दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वेन आरेख को और इसको देखो बच्चों एक बार, प्रॉपर्टीज वेन आरेख से बहुत जल्दी समझ आएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो। इसको मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन बना देता हूँ एक बार, ये देखो। तो बच्चों जो मैंने इसमें डॉट डॉट बनाई है वो सारा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का। किसका पार्ट है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ए जो आपका पूरा पार्ट सेट है उससे ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव किया गया या नहीं किया गया? मैंने भी वही तो रिमूव किया है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसकी पहली प्रॉपर्टीज मान लो, चाहे इसकी भी जो डेफिनेशन मान लो कि यदि ए से जो बी आप माइनस कर रहे हो उन दोनों का यदि इंटरसेक्शन माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका a माइनस बी के इक्वल ही रहेगा। सेकंड प्रोसेस, इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाए? 5 हो जाए। यदि a इंटरसेक्शन b इक्वल क्या हो जाए बच्चों? 5 हो जाए तो a माइनस बी क्या रिजल्ट देगा आपको?
ए ही देगा। बात समझ आई या नहीं आई? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि a माइनस बी जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसमें यदि a इंटरसेक्शन b फाई हो, a इंटरसेक्शन b क्या हो, फाई हो, अर्थात a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो जो a माइनस बी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है। थर्ड, यदि a सबसेट हो b का, यदि a सबसेट हो b का, तो इस कंडीशन में आप जानते हो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा, a के। तो a माइनस बी अर्थात a माइनस a इंटरसेक्शन b यानी a माइनस a इक्वल टू 0 नहीं, क्या आएगा बच्चों, फाई। याद रखना यहाँ पे 0 की भूमिका फाई अदा करते रहे, तो क्या आ जाएगा, फाई। बात समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है क्या? तो प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है वो भी याद रखने वाली है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। इसी के थ्रू एक प्रॉपर्टी और समझी जा सकती है कि a माइनस फाई इक्वल टू क्या होगा, e। ठीक है, बस समझ आ गई इतनी? तो इसी के ऊपर डिपेंड हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस यू इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा। लेकिन जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है u माइनस ए, बता सकते हो क्या आएगा बच्चों, u माइनस ए। तो यहाँ पे आपका u माइनस ए क्या हो जाएगा, a डैश। क्योंकि हम अब आप सुनो ये कैसे होगा, क्यों यदि आपको याद हो तो हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी पूरक समुच्चय की, तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि यूनिवर्सल सेट से a को रिमूव कर दिया जाए, यदि यूनिवर्सल सेट से a को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए पूरा का पूरा, तो जितना भी बचा हुआ सेट है वो क्या होगा, a डैश होगा। क्या होगा, a डैश। तो u से a को हटाओ तो बचा हुआ क्या आएगा, a डैश। तो यहाँ से सिक्स्थ लास्ट जो मान सकते हो वो आप ये मान सकते हो a माइनस a डैश इक्वल टू फाई होगा, क्यों इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी जिनकी लिखी है सिर्फ इसी का ही परिवर्तित रूप है, जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है उसी बेसिक का ही भी हमने उनमें रिलेशन बनाए हैं। तो एक बार देखिए इनको ध्यान से सारे बच्चे, कोई डाउट है तो बताइए। तो बताइए बच्चों, ये जानकारी समझ आई या नहीं आई? दो समुच्चयों का अंतर समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ ये सारी की सारी। तो है कि दो समुच्चयों a व b का अंतर a के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो b में उपस्थित नहीं है। यानी बच्चों हमें जब आप माइनस कर रहे हो तो b के सारे अवयवों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्हीं अवयवों का महत्व होगा जो a के अंदर एग्जिस्ट है, अर्थात दोनों में कॉमन हो। तो a माइनस बी ये लिख दिया हमने। अब वो अवयव देख लो जो a के जो b में नहीं है, तो 1, 3 और 5 वो b में नहीं आ रही, तो वो रिजल्ट आ गया। यदि इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझा जाए तो एक तरीके से भी जो अवयव खाली a और किसी सेट के साथ उसका कोई लेना देना हो तो खाली a तो सिर्फ इतना ही पार्ट है जो मैंने लाइनदार बनाए है, तो ये पार्ट इससे हटाना पड़ा। और ये पार्ट क्या है, a इंटरसेक्शन b है। तो यहाँ से बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी बना ली कि a माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब इसी के ऊपर डिपेंडेबल कुछ को और प्रॉपर्टी देखो आप कि यदि a माइनस बी फाई हो जाए, देखो जरूरी थोड़ी ना है कि a और b में कुछ कॉमन हो। मान लीजिए a इंटरसेक्शन b फाई हो जाए, तो उस कंडीशन में a माइनस बी बच्चों आपको क्या वैल्यू देगा, a ही देगा। यदि a b का सबसेट हो तो उस कंडीशन में a इंटरसेक्शन b क्या होता है, a ही होता है, अर्थात a माइनस बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस ए क्या देगा, फाई। a माइनस यू यूनिवर्सल सेट, तो ये इसी का ही मॉडिफाइड रूप है, तो वो फाई होना ही है। u माइनस ए ये इंपॉर्टेंट है, u माइनस ए क्या होगा,
ए डैश होगा, यू माइनस ए क्या होगा, ए डैश होगा, और ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 5। इतनी बात समझ आ गई, ध्यान से रखना, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखिए बच्चों आगे कुछ और रूल। सबसे पहले जो बंटनता देखिए एक बार, बंटनता हम पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में कि यदि कुछ ऐसा हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, इनको बच्चों सिद्ध भी किया जा सकता है, हम क्वेश्चन करेंगे तब इनको सिद्ध भी करेंगे, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे इसका वितरण किया जा सकता है, ठीक है। यदि रिवर्स ऐसा भी हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब बच्चों यदि हमें इनको वेन आरेख के थ्रू बताना हो तो कैसे बताएंगे। अब बच्चों समझने वाली मुख्य बात आती है, बच्चों याद रखना, वेन आरेख मैं बार बार जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि वेन आरेख यदि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा तो सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेन आरेख के थ्रू हम कोई भी बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, तो इसका बच्चों इसकी दो पार्ट हैं, इसका जो सेकंड है बच्चों वो आपको मैं करके बता रहा हूँ, और समझ चुके हो फर्स्ट पार्ट है उसका वेन आरेख आप खुद बना के देखोगे, ठीक है। तो ये हमारा यू हो गया, ए बी और ये सी। तो बच्चों यदि आप में से किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर ये ज़रूरी है क्या इनमें इंटरसेक्शन बने, तीनों में किसी में ना बने, तीनों अलग अलग हो, तो बच्चों पॉसिबिलिटी सारी है, हो सकता है तीनों ही अलग अलग हो सकता है दो में कॉमन हो एक में ना हो सकता है तीनों में इस तरीके से हो, पॉसिबिलिटी सब है। हम लेकिन एक बार सिर्फ इसको ही लेके चलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यदि नहीं होगा तो उसको 5 लिख देंगे, ठीक है। तो समझने के लिए पहले इस पोर्शन को समझो, हमें क्या करना है, हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जो मैं लाइनदार पार्ट बना रहा हूँ वो, तो ये बच्चों यही होगा या नहीं होगा, बी इंटरसेक्शन सी जो मैंने लाइनदार पार्ट बनाया वही होगा, यूनियन किसके साथ, ए के साथ। तो बच्चों मैंने आपको यूनियन में क्या बताया था कि जब हम ए यूनियन बी करते हो तो बी भी पूरा पूरा और ए भी पूरा पूरा कर दो, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखो, बाकी बचे हुए सारे को, ये बताया था। तो बी इंटरसेक्शन सी तो पूरा पूरा है, अब बचा हुआ ए पूरा पूरा यदि मैं करता हूँ ए को कंप्लीट, तो बच्चों देखो ये पार्ट मैं नहीं करूँ क्योंकि इसको मैं एक बार कर चुका हूँ लाइन डार्क, तो बार बार मैं इसको नहीं करें, क्योंकि एक क्वालिटी होती है सेट की, एक एलिमेंट केवल कितनी बार आता है, एक बार ही। तो देखिए ये आपका बच्चा बताओ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी को कर लिया, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी किया, इसके बाद यूनियन है ए का, तो बच्चे हुए ए को पूरा पूरा कर दिया। क्लियर हुआ इतना। अब इसी पोर्शन को यदि लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड, ये तो आपका एलएचएस साइड आ गया। अब आरएचएस पे यदि मैं आता हूँ तो उसके अंदर एक तो है ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। देखते हैं इक्वल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी को बनाते हैं,
सॉरी ये यहाँ पे यू आएगा बच्चों, ये ए हो गया। हो सकता है बच्चों इन जो सर्कल जो मैं बना रहा हूँ उनका साइज छोटा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार से समझने के लिए लिखा है हमने। वैसे तो ये किसी दिमाग में है कि इनका सर्कल का साइज बड़ा तो उससे कोई महत्व नहीं है, मेन जो प्रोसेस है वो समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बच्चों, ए कंप्लीट और बी भी कंप्लीट। तो सबसे पहले ए और बी को कंप्लीट करते हैं, तो इसको हम डॉट डॉट से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक बार अलग है ना ये, क्यों हम एक बार अलग प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। तो पहले ए कंप्लीट को कुछ नहीं देखना बच्चों, सिर्फ ए जितना आपका सर्कल है वो पूरा पूरा कर दो एक बार। कॉमन है नहीं है वो बाद की बात है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही होगा कि हम ए को कंप्लीट डार्क कर दिए। अब बारी आती है बी की, ये यूनियन है ना, तो बी को डार्क करेंगे तो बी कंप्लीट करो। तो बच्चों जो पर्सन डार्क हो चुका उसको नहीं करना, बचे हुए को कर दो। कर दिया। अब हमें जरूरत है ए यूनियन सी की। ए यूनियन सी के लिए क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको अलग डिनोट करना पड़ेगा कि ए यूनियन सी। तो एक बार ए यूनियन सी हमें जाना, तो इसी को मैं दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन सी को मैं लाइनदार पार्ट कर देता हूँ, लाइनदार। तो इससे जो डायग्राम है वो बेटर समझ आएगा। ए यूनियन सी, ए पूरा सी पूरा। अब तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, अर्थात वो पार्ट जिसमें आपको डॉट डॉट भी दिखाई दे रहा हो और लाइनदार पोर्शन भी दिखाई दे रहा हो। तो बच्चों जो डॉट डॉट वाला और जो लाइनदार दोनों वाला वो रखना है। जो केवल लाइनदार है उसको रिमूव कर दिया मैंने, ये लो। और जो केवल डॉट है उसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं। अब बच्चों इसको देखो और ये देखो, दोनों की जो शेप है वो एक जैसी है या नहीं है। तो ये हो गया बच्चों वेन आरेख के थ्रू इनको सिद्ध करना, ठीक है। इस तरीके से बच्चों कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उनको हम वेन आरेख के थ्रू आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब बच्चों एक नियम हो रह जाता है जो आपको मैं बताना है, डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन लॉ देखो ये क्या होता है कि ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश होगा वो होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। अब बच्चों वही बात, इसको वेन आरेख के थ्रू समझना है। तो वही प्रोसेस है, एक मैं करके बता रहा हूँ और एक आप करके लाओगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट बता देता हूँ, सेकंड आप करके देखोगे। तो फर्स्ट है इसका ए यूनियन बी का डैश। देखो सबसे पहले ए बी और ये हो गया सी, ए बी सी। ए यूनियन बी का डैश, तो पहले ए यूनियन बी को डॉट डॉट करके बना लो पूरा। ये ए हो गया और ये में हमने आपका पूरा पूरा बी कर दिया। डैश मतलब इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़ दो, तो इनको जो छोड़ के जो बाहर का जितना भी पोर्शन है, जो लाइनदार पोर्शन है बच्चों, वो हमारा अंश हो रहा है इस बार। डॉट वाले से हमारा कोई काम नहीं है। ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या होगा, पहले ए यूनियन बी करो, फिर और जो ए यूनियन बी है उसके को छोड़कर बचे हुए पार्ट को लाइनदार कर दिया। तो ये आ गया ए यूनियन बी का डैश। अब सबसे पहले बच्चों जरूरत होगी ए डैश की और बी डैश के इंटरसेक्शन की। तो इसको एक साथ बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये आ गया आपका सी। ए डैश, ए डैश का मतलब ए को छोड़कर बचा हुआ पार्ट। तो ये लो, जो मैंने पार्ट बार ये जो लाइनें की है ना, मैं से जो
तो इसको थोड़ा ढंग से बना देते हैं एक बार। वर्टिकल लाइन मान लो, ये लो जो लंबवत लाइन है ये मान लीजिए एक बार। ये लीजिए। अब बारी आती है बी डैश की। तो बी डैश में वो पार्ट जो बी को छोड़ के बनेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे लाइनें बना लेता हूँ। सॉरी बच्चों, ए डैश के अंदर ये पार्ट भी लेना था मुझे, बी डैश के अंदर ही, सॉरी ये इतना नहीं, यही आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। तो इसकी एक खासियत होगी कि आपको ये जो बॉक्स से बने हुए दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे। आप देखो तो वो बॉक्स जो हैं वो आपको ए के अंदर और बी के अंदर नहीं दिख रहे हैं, इसके अलावा सभी जगह दिख रहे हैं। तो एक वाले पोर्शन को हटा दो और बी वाले पोर्शन को हटा दो, ये लो, इनको छोड़ दो, बस इतना। और इसी प्रकार इसमें भी इन दोनों को जो हमारे काम का नहीं है उनको हटा दो। अब बच्चों आप बचा हुआ डायग्राम देख सकते हो, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वेन आरेख कैसे बनेगा, और कोई भी सेट हो उसकी क्वालिटी हो चाहे उससे रिलेटेड जानकारी हो बच्चों, कोई भी संक्रिया वो वेन आरेख से एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी और कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपके लगभग बेसिक वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, और इसको तैयार रखें। ठीक है।